दोस्तों नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। देखिए, हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें वृत्त के बारे में बहुत सारी जानकारियां की थी, कुछ प्रमेय भी हल की थी और आज हम फिर एक वृत्त के बारे में कुछ जानकारियों को दोहराते हैं। देखिए, एक वृत्त होता है और उस वृत्त को आप सब जानते हैं। क्या होता है एक वृत्त? जैसे साइकिल का पहिया होता है, वो हमारा एक वृत्त होता है। हाथ की चूड़ी होती है, कड़ा होता है, ये सब वृत्त के उदाहरण हैं। अब देखो, ऐसी जो चीजें होती है तो ये आपको ये एक आकृति दिखाई दे रही है, ये हमारा एक वृत्त है और इस वृत्त को बनाने के लिए हमें क्या होता है, एक ऐसे बिंदु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब तक एक निश्चित बिंदु नहीं होगा तब तक हम एक वृत्त का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए एक निश्चित बिंदु का होना जरूरी है और हम उस बिंदु को क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। जो निश्चित बिंदु होता है उसे हम केंद्र कहते हैं। और ये जो एक पहिया जैसा हमको आकृति दिखाई दे रही है, ये आकृति जिसका एक चक्कर अगर आप लगा लेते हैं तो ये क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। अब आप इस बात को देखेंगे कि केंद्र और परिधि दो चीजों के बारे में हम समझ चुके हैं। क्या है? निश्चित बिंदु जिससे वृत्त बनाया जाता है केंद्र कहलाता है और वृत्त के एक चक्कर की दूरी को परिधि कहते हैं। अब आप एक बात समझेंगे कि जो ये केंद्र है, इससे और परिधि तक की जो दूरी होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। अब आपने देख लिया, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। इसके अलावा अगर हम कोई परिधि पर दो बिंदु ले लेते हैं और इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। आप देख रहे हैं, हमने परिधि पर कोई दो बिंदु लिए और हमने उन दोनों बिंदुओं को मिला दिया, तो ऐसी जो रेखाखंड हमारे पास तैयार हुआ, इसे क्या कहते हैं हम? जीवा। आप लोग देख रहे हैं, हम इस चित्र के माध्यम से परिभाषाएं भी हल कर रहे हैं, परिभाषा भी समझ रहे हैं हम। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपके वृत्त के बारे में जितने भी गुण हैं, जितने भी हमारे पास प्रमेय होगी, जितनी चीजें आती हैं, वो सारी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखना। तो देखो, हमने जीवा के बारे में समझ लिया। अब एक दिखेगा, एक जीवा हम यहां डालते हैं, जो कहां से निकल रही है? केंद्र से। आप देख रहे हैं, हमारे पास ये एक जीवा है जो केंद्र से गुजर रही है और इस जीवा को हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से गुजरती है क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। अब देखिए, हमने क्या क्या चीजें केंद्र के बारे में, परिधि के बारे में, त्रिज्या, व्यास और जीवा, इन चीजों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान चुके हैं। और अब हमारे पास आता है चाप। ये चाप एक बीमारी होती है। क्या बीमारी होती है भाई? ये परिधि का एक टुकड़ा होता है। जो परिधि का टुकड़ा होता है इसे हम चाप कहते हैं। फिर जब चाप भी हम समझ गए, अब हमारे पास एक वृत्त बनाते हैं। देखिएगा, ये एक वृत्त अपन ने और बना लिया और इस वृत्त में एक जीवा डाल दी।
इस जीवा ने इस वृत्त को दो भागों में बांट दिया। आप देख रहे हैं कि इस जीवा ने इस वृत्त को दो भागों में बांट दिया। अब आप देखेंगे कि जब दो भागों में बांटा है तो एक भाग बड़ा है और एक भाग छोटा है। अपन को दिखाई दे रहा है एक भाग हमारा छोटा है जिसे हम लघु के नाम से जानते हैं, एक भाग बड़ा है जिसे हम दीर्घ के नाम से जानते हैं। अब ये क्या है? वृत्त के टुकड़े हैं। तो टुकड़े को क्या कहते हैं? खंड कहते हैं। तो यहां क्या हो गया? वृत्त खंड। ऐसे ये भी आप इस बात को जान रहे हैं। तो ये लघु वृत्त खंड हो गया और ये दीर्घ वृत्त खंड हो गया। अब आप देख रहे हैं हमारे पास में लघु और दीर्घ वृत्त खंड भी हमने पढ़ लिया। वृत्त के कुछ भाग होते हैं। अब वो भाग कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी हम जानकारी करते हैं। देखो यहां ये एक वृत्त है, छोटा वृत्त लिया है अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त कैसा भी हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सारे वृत्त ही होते हैं। अब हमने तीन बिंदु लिए। एक बिंदु तो ये हो गया ए, एक बिंदु ये हो गया बी और एक बिंदु यहां हो गया सी। अब हम इन तीनों बिंदुओं की स्थिति देखते हैं। ये जो बिंदु ए है ये इस वृत्त के अंदर की ओर है और बिंदु बी कहां है? इस वृत्त की परिधि पर स्थित है और बिंदु सी कहां है? इस वृत्त के बाहर की ओर स्थित है। तो अब हम देख रहे हैं यहां पर जो ये बिंदु है ये वृत्त के अंदर है जिसे हम अभ्यंतर कहते हैं और ये वृत्त पर स्थित है इसलिए हम वृत्त पर अर्थात वृत्त के ऊपर है। और उसके बाद ये जो चीज है ये हमारे पास बिंदु सी है, ये कहां है? बहिर्भाग में स्थित है। तो ऐसे हम इस बात को पहचान गए। अब देखते हैं गुणधर्म। ये जो गुणधर्म होते हैं इनमें बहुत सारी चीजें हमारे पास आती है। इस वृत्त के कुछ नियम होते हैं, वो नियम भी इसी में आते हैं। कुछ प्रमेय होती है, वो प्रमेय भी हमारी इसी में आती है। तो आप देखिए यहां हमारे पास में सबसे पहली बात कि एक वृत्त होता है उसमें चाहे कितनी भी त्रिज्याएं डालो आप, सभी त्रिज्याएं समान होती है। अर्थात वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती। तो ये चीजें हमारे काम आएगी, इसलिए आपसे मैं इस बात को कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और समझ में आ रही है इसलिए आप अभी इसको लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए क्योंकि लाइक करने से और भी ज्यादा समझ में आती है इसलिए आप कर दीजिए तुरंत। देखो यहां हमारे पास में जब हमने देखा कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है, ऐसे ही और भी देखिएगा। अभी हमारे पास यहां एक वृत्त है, इस वृत्त में अगर दो जीवाएं हैं और ये दोनों जीवाएं बराबर हैं तो ये जो दोनों जीवाएं हैं ये केंद्र पर क्या करती है? समान कोण बनाती है। अर्थात क्या करेंगे? दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये कोण बराबर हैं तो जीवाएं भी बराबर होती हैं। ये एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे का विलोम है। और ऐसे हमारे पास ये प्रमेय भी आती है कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, सिद्ध करो। या दो जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है
तो सिद्ध करोगे जीवाएं भी बराबर होती है। इन प्रमेयों को हम अपन पिछली जो वीडियो थी उसमें पढ़ भी चुके हैं। और भी प्रमेय हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी थी आप लोग देखिए कि यहां ये एक वृत्त है और वृत्त में ये एक जीवा है और यह जीवा से इस केंद्र पर एक लंब डाला जाता है। इस जीवा पर केंद्र से एक लंब डाला जाता है। तो ये कहता है कि सिद्ध करो ये जो जीवा पर डाला गया लंब है ये इस जीवा को दो भागों में बांटता है। ऐसे हमारे पास में ये कुछ प्रमेय है। और भी देखिएगा, अगर मान लीजिए तीन असंरेखीय बिंदु होते हैं तो हमेशा इन तीन असंरेखीय बिंदुओं से होकर एक वृत्त गुजरता है। ऐसे ये इसके कुछ गुणधर्म है और इन गुणधर्मों के साथ साथ हम इस बात को देख रहे हैं कि एक वृत्त की सारी रूपरेखाएं हमारे सामने आ चुकी है। इसलिए जब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं आती है। अब हम क्या करेंगे, अगली जो वीडियो होगी उसमें हमारी फिर मुलाकात होगी प्रश्नावली 12.1 के साथ। उसमें हम प्रश्नावली 12.1 को अध्ययन करेंगे और उसके बाद क्रम से हमारी इस 12वीं प्रश्नावली को चालू करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।